Welcome in Team Divan IAS and GATE. In today's video, I am going to discuss solution key of engineering mechanics test. So hopefully आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा. मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है. गेट 2019 में आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 478. इन गेट 2020 I secured all India rank 29. So mainly in this video I am going to discuss a hint about all the questions. So काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, तो हिंट के थ्रू वो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं. ओके. एंड अगर आप मुझसे पर्सनली अटैच होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो टेस्ट का था, इफ ए पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द वैल्यूज ऑफ टेंशन टी ए बी एंड टी ए सी आर रेस्पेक्टिवली. सो आपको जो पर्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे आपको वैल्यू गिवन थी, एंड उससे आपको क्या करना था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना था. तो अगर आप यहाँ पे टी ए बी और टी ए सी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, देन आपको टू इक्वेशंस प्राप्त होने वाली थी. उन टू इक्वेशंस को अगर आप सोल्व करते हैं, देन आपको टी ए बी एंड टी ए सी दोनों की सेपरेट वैल्यू मिल जाएगी. ओके. हिंट यहाँ पे आपको गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन था वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन लैम्प पोस्ट शोवन इन द फिगर. सो आपको क्या पूछा गया था, वर्टिकल जो भी थ्रस्ट लग रहा है, यानी कि ए जो पॉइंट है वहाँ पे थ्रस्ट जो डेवलप होगा, इट मीन्स वर्टिकली जो फोर्स लगेगा उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेल थ्रस्ट मतलब कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी सी पॉइंट है इस पे जो फोर्स लगा हुआ है 1 किलो न्यूटन, वो किसी पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री पे लगा हुआ है. तो आपका उसका जब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो जो ए पे जो पॉइंट है, जो हिंज है उस पर्टिकुलर वॉल के साथ, तो वहाँ पे वो उसको रजिस्ट कर रहा होगा, तो वो रजिस्ट ही एक्सेल थ्रस्ट है. यानी कि अगर हम सी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वही आपका एक्सेल थ्रस्ट के इक्वल होगा ए पॉइंट पे, क्योंकि वो एज ए जो वो फोर्स लग रहा है सी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू, वो उसको जो रजिस्ट कर रहा है वो पॉइंट ए पर एक्सेल थ्रस्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई अगर आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर ए मिलेगा. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल theta, the resultant of these two forces would make an angle a with पी सच दैट. यहाँ पे एंगल अल्फा है, क्वेश्चन में मेंशन आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है. इसका एक लॉन्ग डेरिवेशन है. अगर आप पी और क्यू एंड आर है और पर्टिकुलर इस तरह की कंडीशन होगी तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है. आपके काफ़ी सारे टाइम ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी भी दी हो सकती है. तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन टीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कोस टीटा, आपका इसका आंसर मिलेगा. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4, a truss of span 9 meter is loaded as shown in the given figure. The number of two force members carrying zero forces is. So यहाँ पे आपको बस अगर टू कंडीशन याद है तो आप डेफिनेटली इसको सोल्व कर पाएंगे. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेंबर ई एच है इसके एच साइड पे 12 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो दैट्स वाई ई एच तो हम जीरो नहीं कह सकते. तो हम इसको कैसे सोचेंगे कि जो पॉइंट हमारा ई ए ई एन एफ है, यहाँ पे मैंने डबल टाइम ई मेंशन हो गया था, आप इसको एफ समझना है. ए ई एन एफ जो पॉइंट है वहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगने का कारण क्या है कि अगर कोई हमारे जो फोर्स है 9 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा वो हमें नहीं मिल रहा होगा. तो जैसा जो पॉइंट ए है, ई है और एफ है, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा होगा. लेकिन जो सी डी और बी पॉइंट है यहाँ पे फोर्स होंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोथ कैन लाई. सो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते. तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट ए है जिसकी वजह से ए और जो जी है, ए और जी के अंदर क्या होगा कि कोई भी आप अगर रिएक्शन लेंगे 9 एंड 12 की आर ए आएगा, लेकिन जो अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कुछ भी नहीं मिलेगा ए पॉइंट पे, इसलिए ए जी आपको एक जीरो मेंबर मिलेगा. देन दूसरा, आप जानते हैं कि जब रोलर से जॉइंट होता है, यानी कि जो बी पॉइंट पे रोलर से जॉइंट है, तो ओनली
वर्टिकल फोर्स कैन लाई, सो एच एंड बी के अपोजिट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, जैसे एच बी भी आपका जीरो होगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जो आपका ई डी मेंबर है और जो ई एफ मेंबर है वहाँ पे कोई भी आपका वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, दैट्स वाई दोनों के दोनों ही आपके जीरो होंगे और बाकी रिमाइनिंग जितने भी मेंबर है उनमें पर्टिकुलरली आपका क्या होगा, फोर्स आ रहे होंगे। तो इसका आंसर 4 होगा। देन व्हेन द सिस्टम इज गिवन ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेदर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज नोन एज, आपको ध्यान रखना है हार्मोनिक इनपुट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन वाइज आपको जाना पड़ेगा। स्टेप फंक्शन इनपुट तो नहीं हो सकता है, यूनिट स्टेप डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, वेरिएबल भी इनपुट नहीं है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। सो यूनिट स्टेप फंक्शन में भी एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट कोस्टल एंगुलर रेदर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब व्हेन द सिस्टम आपको जो गिवन था इसमें आपको समझना है पहले क्वेश्चन को कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है उसकी रेदर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है। तो आप जब भी जानते हैं कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, चाहे हम स्पेयरिंग देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कर रही होती है तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें चेंजेस आता रहता है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी देखें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी जो उसका टर्न होता है उसमें फिक्स रहती है। तो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा हार्मोनिक इनपुट होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन किसी बॉडी का गिवन है, एस इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 7, तो वेर एस इज इन ए मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट विल ट्रेवल इन 2 सेकेंड ए डिस्टेंस ऑफ, तो आपसे 2 सेकेंड में पूछा गया। तो आपको क्या करना है कि रेस्ट से अगर ये स्टार्ट होती है तो आप इसको इनिशियली टी की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्योंकि रेस्ट के टाइम पे टी की वैल्यू 0 होगी। तो टी की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे एंड देन जो 2 एक बार इस जिस इक्वेशन में टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा 28 मीटर। ओके, सो इजी क्वेश्चन था। आप इसको दोनों को एक बार एस टी की वैल्यू 0 रख के S0 कैलकुलेट कर लेगा, देन S2 कैलकुलेट कर लीजिएगा, उनका डिफरेंस जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फिक्शन। सो देखिए, अगर हम डी अलम्बार्ड प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें भी हमें फिक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो भी हमें रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, उसमें फिक्शन की लगता है क्योंकि एनर्जी एक दूसरे आउटपुट में चली जा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो उसमें क्या है कि हम फिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। एज फिक्शन इज इन्वॉल्व देयर इज एनर्जी लॉस, सो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। सो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, दैट्स व्हाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या करेंगे, फिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी सब में इन्वॉल्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो आपका, ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, हिट्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड विद द हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, देन आफ्टर राइजिंग इट फॉल एंड हिट द ग्राउंड एंड अगेन रिबाउंड विद हाफ इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड सो ऑन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल टिल इट कम टू रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज। सो मेनली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि एक बॉल थी जो किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप की जा रही थी, देन वो अपना जो रिबाउंड लेती थी, कुछ लॉसेज उसका इम्पैक्ट में चला जा रहा था और कुछ लॉसेज उसका वापस रिकवर हो रहा था, उससे अगेन वो वापस किसी पर्टिकुलर हाइट तक जा रही थी एंड देन वापस वो आपकी अर्थ सरफेस पे आके इम्पैक्ट कर रही थी। वापस ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था टिल बॉल स्टॉप नहीं हो जाती। तो आपको नहीं पता कि कितने पर्टिकुलर इम्पैक्ट के बाद बॉल स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए हम अगर एक फॉर्मूला याद रखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी, आपको पता है कि फर्स्ट हम h हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो दैट्स वाई जो पहला डिस्टेंस वो कवर करेगी वो h करेगी, दैट्स वाई h लिखा हुआ है। देन प्लस अब आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ है कि अगर आपको ए फर्स्ट इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो लॉसेज होगा हम उसको ई स्क्वायर से कर रहे हैं, यानी फर्स्ट में हम उसको ई स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। ये दूसरा राउंड जब चल रहा है तो और 2gh हाइट तक वो मूव करी हुई और 2g से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, देन ई स्क्वायर इंटू 2। तो फाइनली अगर आप ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन बनी हुई है इसको याद भी ना रखे तो आपको डायरेक्टली जो सेकेंड इक्वेशन है उसको याद रखना है। हमेशा सभी कंडीशन में अप्लाइकेबल होगा। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e की पावर 4 प्लस 2e की पावर 6, आपका ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको नहीं याद रखनी है। देन इससे क्या होगा कि आप h को अगर बाहर रखते हैं देन अंदर से आप 2e स्क्वायर h कॉमन ले लेते हैं तो आपका
1+1/4 +1/6, यानी कि आपको एक जीपी आ जाएगी जो इन्फाइनाइट है। और इस जीपी, इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता है 1 - 1/r होता है। तो 1/r की जो वैल्यू है, सॉरी 1/1 होता है। तो r की जो वैल्यू 1/4 आप पुट करेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 5/3 ऑप्शन बी। तो आपको सेकंड इक्वेशन को ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टू मासेस 2 kg एंड 8 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी हुई है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम इज, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक स्मॉल बॉल है और एक बिग बॉल है, तो दोनों का डिफरेंट है। तो फर्स्ट बॉल है उसका होगा 1/2 स्मॉल m कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m V स्क्वायर। तो सॉरी, इसको आप U से डिनोट करिएगा। यहाँ पे थोड़ी जो कैपिटल M है वहाँ पे V है, और जो स्मॉल m है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों डिफरेंट है। थोड़ा नोटेशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक जगह थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। तो आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ से आपको V/U का रेशियो मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे V/U को रेशियो है इसमें, अगर आपको जो रेशियो पूछा है वो V/U का नहीं पूछा है, आपसे मोमेंटम का रेशियो पूछा है। तो मोमेंटम का रेशियो में भी आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम, यानी कि जो पहले 2 है और बाद में 8 है, तो ऐसा कोई भी रेशियो नहीं है जिसमें ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको स्मॉलर वैल्यू को ऊपर रखना है और लोअर वैल्यू को नीचे रखना है, मतलब लार्जर वैल्यू को नीचे रखना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो V/U का रेशियो तो 2 है, एंड स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो 2/8 है, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू 2 दी हुई है, कैपिटल M की 8। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। होपफुली आपने कर लिया, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टन वेलोसिटी, टेक 40 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड जर्नी, द टाइम टेकन फॉर इट्स डाउनवर्ड जर्नी। तो आपको पता है कि जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो भी टाइम आपका अपवर्ड मूवमेंट करने में लगेगा, सेम टाइम उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करने में लगेगा। ये कंडीशन याद रखेंगे तो जब भी डाटा चेंज होकर क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, देन द ब्लॉक shown in the figure given figure is kept in equilibrium and prevented from sliding down by applying a force of 500 Newton. The coefficient of friction is under root 3/5. The weight of the block would be। तो सिंपली अगर आप इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और इस ब्लॉक को स्लिप कर रहा है, तो उससे आपको पूछा है वेट क्या होगा उसका। तो वेट की कंडीशन नहीं है, तो आपको इस पे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है कि अगर W इस पर फोर्स लग रहा है तो जो उसका सरफेस है उसके पैरेलल जो फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो W sin 30 आ रहा है। एंड उसका एक कंपोनेंट आएगा W cos 30, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होगा। ओके, तो आपको उसकी वजह से आपको पता है कि जो अपवर्ड जो हमारी सरफेस होती है उसके अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, जो हमारी वैल्यू आएगी n आएगी वो, तो उसको हम पता है कि हम जो फिक्शन फोर्स लगाएंगे वो जिस मूवमेंट हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो होता है F = μn। तो जो n है वो हमने कैलकुलेट किया है, W cos 30 के इक्वल है। एंड नीचे ये जो फोर्स है वो यहाँ पे W लिखा हुआ है, आपको W समझना है, ये n नहीं है, क्योंकि W तो n तो इसके परपेंडिकुलर होता है। एंड 500 न्यूटन इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है जिससे हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपको समझना होगा कि आपको W कैलकुलेट करना है, अपने आप उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर सिम्बलेटिक मिस्टेक होती है तो वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन आप अगर सिंप्लीफाई इसको सोल्व करेंगे तो देन आपको W sin 30 एंड 500 = UW cos 30 वैल्यू आएगी। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा। ओके, सिंपली आप इस ट्रिक को सोल्व करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, a train of weight 200 × 10⁴ Newton is running on a horizontal track at a constant speed of 10 meter per second, overcoming a constant frictional force of 20 × 10⁻³ Newton. What is the power of engine driving the train? अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पावर नीडेड एट कांस्टेंट स्पीड टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P = FTV। FT आपको किसको डिनोट कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स को, एंड जो V है वो आपको वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, यही आपकी पावर होगी। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे 20 × 10⁻³ आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड उसकी वजह से आपको क्या है 10 आपको फोर्स मिल रहा है। तो यहाँ 10 आपकी वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 किलोवाट वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है। कंसिडर ट्रस PQR लोडेड एट P विद ए फोर्स F as shown in figure, दैट
टेंशन इन मेंबर क्यू आर इज। सो यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना है कि साइन लो या फिर ट्राइंगल लो से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन लो लगाने के लिए थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे इजी होगा आपके लिए ट्राइंगल लो से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो एफ फोर्स होगा इसके अपोजिट में जो होगा उसके जो एंगल है एफ के जो अपोजिट में एंगल है वो आपको लेना होगा। तो आपको पता है कि एफ जो जहाँ लग रहा है उसके एंगल जो होगा वो आप करेंगे साइन 180 माइनस 40 माइनस 30। एंड यहाँ पे एफ क्यू पी अगर आप लेंगे तो क्यू पी के लिए भी आपको एंगल बनाना है, मतलब आप पी पॉइंट पे साइन लो लगा दीजिए एंड एंगल जो है वो आप 45 और 30 की वजह रेस्पेक्ट में वहाँ से एंगल निकालिए। वो वाला एंगल आपका जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि आपका 75 एंड देन 180 में 75 यानी कि 120 सॉरी 115 वो जो आपका एंगल आए। देन आप क्या करेंगे कि उस एंगल की यूज करेंगे 105 एंगल जो आएगा उसका आप यहाँ पे यूज करेंगे। देन आप पैरेलल लाइन एफ आर पी के पैरेलल लाइन खींचिए। देन एफ क्यू पी और एफ के बीच सॉरी एफ आर पी और एफ के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो आपको पता है ये 30 है, तो अगर आप पैरेलल लाइन खींचते तो इसके जो फोर्स होगा वो भी 30 होगा। तो यानी कि आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो इजीली आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, एफ क्यू आर और एफ आर पी की। तो उससे आप एफ क्यू आर का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ क्यू आर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो एफ क्यू पी और एफ आर पी अगर आपकी वैल्यू आ जाती है तो उसके बस एक सिंपल कंपोनेंट लेना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इजीली आपको सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट लेंगे जो भी एफ आर पी और एफ क्यू पी दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों में से किसी का भी आप अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लेंगे तो जो क्यू आर मेंबर है उसके बीच की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो काफ़ी इजी है, बस डायग्रामेटिक सिचुएशन से आपको समझना है। देन क्वेश्चन 14 है द रिएक्शन इन किलोन्यूटन एट द सपोर्ट ए फॉर द बीम सोवन इन फिगर गिवन फिगर इज गिवन बाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि 6 मीटर 4 मीटर एंड दोनों के बीच में 10 मीटर डिफरेंस है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो 6 मीटर एंड 4 मीटर पे लग रहा है एंड 5 मीटर पे आपका बी पॉइंट से लग रहा है। देन आप इसके डायग्राम को जब समझेंगे तो आपको सिंपली बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेना है। अगर आप बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे तो आपको आर ए की वैल्यू -1.8 मिलेगी। मूवमेंट आप जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। उससे आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप एक बी से किसी राइट हैंड साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन आप डिफरेंट लेंगे एंड जो अगर उसके बी के लेफ्ट हैंड साइड लगेंगे तो डायरेक्शन डिफरेंट लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में देने वाले हैं। तो आपको ये समझना, इससे आर ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस मीन्स आर ए आपका जो आपने एज्यूम किया था उसके अपोजिट लग रहा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर डी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है जैसा ऑलरेडी एक आ चुका है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए टू लिफ्ट द वेट डब्ल्यू एट कांस्टेंट एट सी एज शोन इन फिगर द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ वेट डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको मूवमेंट बैलेंस करना होगा, क्योंकि बी पॉइंट पे ये हिंज किया हुआ है और ए पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो बी पॉइंट पे तो दोनों के मूवमेंट इक्वल हो जाएंगे, तब जो डब्ल्यू वेट है वो आपका लिफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर फलक्रम के द्वारा। तो आप क्या करिए कि बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले लीजिए। मूवमेंट आपका क्या होगा, ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा 200 न्यूटन इनटू जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी पॉइंट से वो 0.3 है, इज इक्वल टू जो डब्ल्यू है वो आपका 0.75 पे 0.075 पे लग रहा है। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको 800 न्यूटन आ जाएगी। यानी आपको बस मूवमेंट बैलेंस करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको जो रिमाइनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँगा। एक्चुअली में जो टाइम लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है, जैसा मैंने आपको केवल हिंट बताया और जल्दी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपको हिंट को आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो इजीली आपको सॉल्यूशन पता लग जाए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको वापस डिस्कस कर लेंगे हम मिलकर। एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे अटैच हो सकते हैं। अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।